नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं पैरा ओलंपिक की। पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे थे जो आज कंप्लीट हो गए हैं। इनमें 84 एथलीट ने भाग लिया, जिनमें से 7 ने गोल्ड जीता है, 9 ने सिल्वर और 13 कांस्य पदक अपन ने जीते हैं। तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में। तो इस प्रकार अपना 18वां स्थान रहा है। और पिछले जो अभी पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे 2024 में, पिछले पैरा ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, जिसमें अपन ने 19 पदक जीते थे। अभी अपन ने 10 पदकों की बढ़ोतरी की है। अब अपन बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। पैरा ओलंपिक से पहले ओलंपिक्स हुए थे, जिनमें 117 एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें से 1 ने सिल्वर जीता है, बाकी 5 ने कांस्य जीते हैं। इस प्रकार 6 अपने टोटल मेडल हुए हैं पेरिस ओलंपिक में, और 29 मेडल हुए हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में जो 7 गोल्ड आपको बताए हैं, तो गोल्ड अपन देख लेते हैं किस किस ने जीता है। तो जयपुर की एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। इन दोनों ने टोक्यो में भी मेडल जीता था, और अभी भी इन्होंने मेडल जीता है, मतलब इन्होंने मेडल अपना बचा लिया। फिर नवदीप सिंह ने जेवलिन में गोल्ड जीता है। नवदीप सिंह ने जेवलिन में गोल्ड जीता है। हरविंदर सिंह ने आर्चरी तीरंदाजी में गोल्ड जीता। नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। प्रवीण कुमार हाई जंप में गोल्ड जीता, और धर्मवीर जी ने क्लब थ्रो में गोल्ड जीता। तो अपने को नाम याद रह जाएंगे: अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, नवदीप सिंह, हरविंदर सिंह, नितेश कुमार, प्रवीण कुमार और धर्मवीर सिंह। तो ये धर्मवीर जी क्लब थ्रो में है, याद रखना। पैरा ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी, जो क्लोजिंग सेरेमनी पैरा ओलंपिक की हुई, उसमें ध्वजवाहक भारत की तरफ से थे हरविंदर सिंह, जो तीरंदाजी आर्चरी वाले थे, जिन्होंने गोल्ड जीता था। और दूसरी थी महिला प्रीति पॉल। प्रीति पॉल ने T35 श्रेणी में दौड़ में 200 मीटर दौड़ में और 100 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने डबल मेडल से इस पैरा ओलंपिक को फिनिश किया है। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। फिर नेक्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स 2028 में हर 4 साल बाद में होते हैं, लॉस एंजल्स में होंगे। यूएस ओपन टेबल टेनिस ग्रैंड स्लैम, ये महिलाओं का ग्रैंड स्लैम था। इसकी विजेता हुई है आरियाना सबालेंका, ये इसकी विजेता हैं। ये बेलारूस से है। और उप विजेता हुई है जेसिका पेगुला, ये अमेरिका से है। तो यूएस ओपन हुआ टेबल टेनिस का, और सिंगल ग्रैंड स्लैम था महिलाओं के लिए। आरियाना सबालेंका ने विजेता जीती है इसको, और बेलारूस से है। ये आरियाना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। यूएस ओपन तथा ऑस्ट्रेलिया ओपन दोनों आरियाना सबालेंका ने जीता है। अभी 2026 में एशियन गेम्स होंगे जापान नागोया में। तो इसमें योगा एक प्रदर्शन खेल होगा, इसमें कोई अवार्ड नहीं मिलेंगे, केवल प्रदर्शन खेल के तौर पर योगा शामिल किया है। और एशियाई ओलंपिक परिषद, उसके अध्यक्ष रणधीर सिंह। डेनिस रिची के बारे में आज आया है। डेनिस रिची कौन है? इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन बात करते हैं खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद भारत के साथ पहली बैठक रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। खाड़ी सहयोग परिषद GCC इसको बोलते हैं। इसके अंदर 6 देश हैं, याद रखना है: सऊदी अरब, UAE और बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान। ओमान है, यमन नहीं है, याद रखना है ना। खाड़ी सहयोग परिषद प्लस भारत के साथ रियाद में पहली बैठक। अब अपन बात करते हैं सिलिसेट बांध के बारे में। आज दे रखा था कि वो फुल हो गया पानी से, तो ये अलवर में है। सिलिसेट झील है, अलवर में मीठी पानी की झील है। गोल्डन ट्राइंगल जो अपन बोलते हैं ना, दिल्ली, जयपुर और आगरा, इस रूट पे ये सिलिसेट झील पड़ती है। मतलब टूरिज्म के लिए भी इसका अच्छा ऑप्शन रहता है। राजस्थान का नंद कानन कहलाती है। इसके पास में एक RTDC की होटल है, विनय विलास, और स्थानीय पर्यटन मत्स्य पालन के लिए ये फेमस है।
अभी अपन बात करते हैं सांबर झील के बारे में। आज दे रखा था कि इसमें लेक टूरिज्म अपन बनाएंगे, सरकार बनाएगी। तो इस पे छपोक बांध है। टेंट सिटी विकसित की जाएगी। टेंट सिटी मतलब इसके आसपास में टेंट लगाकर पर्यटकों के लिए रुकने की जगह बनाई जाएगी। यहाँ पे सांबर झील है और वाइट दिखती है नमक के कारण, तो वो बहुत अच्छा दर्शनीय नज़ारा होता है। ये खारे पानी की झील है जो जयपुर, अजमेर और नागौर में स्थित है। इसके निर्माता वासुदेव चौहान। विजोले शिलालेख के अनुसार इसके निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और देश की सबसे बड़ी झील चिल्का, और सेकंड है पुलिकट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। सांबर का नमक उत्पादन देश का 8% होता है और राजस्थान का 80 से 90% सांबर का नमक उत्पादन होता है। एक कंपनी है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, उसके अधीन एक कंपनी काम करती है सांबर साल्ट लिमिटेड, वो नमक का उत्पादन करती है। सांबर झील रामसर साइट 1990 में सूचीबद्ध की गई। कुर्जा और राजहंस पक्षी का संरक्षण है। राजहंस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि राजहंस पक्षी दूध व पानी को अलग करने की क्षमता होती है। कुर्जा पक्षियों की मृत्यु एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण इस सांबर झील में हुई थी पिछले वर्षों में। सांबर झील से उत्पाद नमक को क्यार कहते हैं। इन क्यार में क्यारियाँ होती है और जो नमक उत्पाद होता है उसको क्यार बोलते हैं। ये सांबर झील का मैप है। इसके अंदर बताते हैं कि भाई जयपुर अजमेर और नागौर में फैली हुई है। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। अभी अपन सीकर से देखें तो इसमें खंडेला नदी आती है। फिर मनोरपुर पहाड़ी से मेंथा नदी आती है जो सबसे ज़्यादा नमक इसमें लेकर आती है। फिर बात करते हैं अजमेर से रूपनगढ़ नदी आके सांबर झील में आती है। नागौर से खारी नदी आती है जो सांबर झील में गिरती है। सांबर झील एक अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप है। सारी नदियाँ अंदर की तरफ आती है तो अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप है। सांबर झील में फिल्मों की शूटिंग होती है। वो वाइट सा लगता है नमक, वो अच्छा लगता है। शूटिंग होती है फिल्मों की, कई फिल्मों की शूटिंग होती है। अपने वेडिंग के लिए प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। सर्दी में प्रवासी पक्षी आते हैं। रेलवे और सड़क संपर्क की कनेक्टिविटी यहाँ अच्छी है, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। अपन बात करते हैं मावठा सरोवर आमेर दुर्ग के नीचे बना हुआ है जयपुर में, जो फुल हो गया है। अभी क्या वो बारिश बहुत अच्छी हुई तो सब जगह पानी की आवक अच्छी हुई। अब अपन बात करते हैं सोलर टाइल्स की। सोलर टाइल्स क्या होती है कि छत पे लगाए जाने वाली आम टाइलों की तरह टाइल्स होती है, बस इनका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इनमें सौर कोशिकाएं लगी होती है। यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर देती है। पहले अपन सोलर प्लेट्स लगाते थे, अब टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स रंग बिरंगी आती है। आराम से उसको छत पे लगाओ और उसका नज़ारा भी अच्छा लगता है, और ऊपर से छत का रिसाव भी बारिश के दिनों में नीचे टपकता नहीं है, और अपने को ऊर्जा भी मिलती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? पारंपरिक टाइल की तरह लगा सकते हैं, और आकर्षक पारंपरिक टाइल की तरह मजबूत है, आकर्षक है, अलग कलरों में है। पानी रोकने के अलावा ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। रूफ टॉप प्लांट के लोहे के जो खर्चा लगता था स्टैंड की, वो जरूरत नहीं है। छोटी बड़ी वृहद क्षेत्र में लगाना आसान है। अब बात करते हैं, भाद्रपद महीना चल रहा है, शुक्ल पंचमी का दिन है। ऋषि पंचमी इस दिन मनाई जाती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। किसी सरोवर में जाकर सप्त ऋषियों का आह्वान किया जाता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ही होता है। माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही मनाते हैं। इस दिन भोजन थाली मेला काम भरतपुर में लगता है, और हरिराम जी का मेला जोरडा नागौर में लगता है, जो सर्वरक्षक देवता हैं। और सांप की बिल की पूजा इस टाइम हरिराम जी की सांप के बिल की पूजा की जाती है। तो हरिराम जी जोरडा नागौर। अब है राजमहल टोंक का युद्ध। आज के न्यूज़पेपर में दे रखा था। 1747 ईस्वी में युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ। कहानी ये है कि माधो सिंह के जो पिताजी थे सवाई जय सिंह, उन्होंने मेवाड़ की महारानी चंद्र कुंवरी से जब शादी की थी तो उनको कहा था कि मेरा जो इनसे उत्पन्न पुत्र होगा वो ही जयपुर का शासक बनेगा। लेकिन ईश्वरी सिंह बड़े पुत्र थे, तो ईश्वरी सिंह मतलब बड़े पुत्र थे, तो पहले ईश्वरी सिंह गद्दी को संभाल लिए और माधो सिंह का नंबर आया नहीं, तो इस कारण ये युद्ध हुआ। जय सिंह की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र को ईश्वरी सिंह को जयपुर गद्दी पर बैठा दिया गया, जबकि रानी चंद्र कुंवरी सिसोदिया का बेटा माधो सिंह गद्दी पर नहीं बैठ पाया। जय सिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर सिसोदनी से विवाह किया था। तब मेवाड़ से समझौता किया था कि सिसोदनी का पुत्र जयपुर माधो सिंह का राजा बनेगा। यही राजमहल के युद्ध का
कारण है राजमहल टोंक में है। माधो सिंह के साथ में फिर मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने साथ दिया, हाड़ौती के क्षेत्र ने साथ दिया, हाड़ौती में बूंदी के उमेद सिंह, दुर्जन साल कोटा व मराठा थे खांडे राव, और जयपुर में ईश्वरी सिंह का साथ दिया सूरजमल जी ने, भरतपुर वालों ने इन सब ने मिलकर माधो सिंह प्लस ये सब ने मिलकर ईश्वर सिंह पर अटैक किया। जयपुर की सेना की कमान हरगोविंद नाटानी ने संभाली और जयपुर की सेना विजयी रही। ईश्वर सिंह जीत गया। इस उपलक्ष्य में उसने त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट सरगासूली जो आज भी है ये बनाई थी। सरगासूली इसलिए बोलते हैं, ऊंचा स्तंभ है, ये विजय स्तंभ की तरह बनाई गई है, तो ये ईश्वर लाट इसलिए बनाई थी। फिर इसके बाद में बगरू का युद्ध हुआ 1748 में। इस युद्ध में वो ईश्वरी सिंह का साथ दिया सूरजमल जी भरतपुर ने, और माधो सिंह का साथ दिया मराठा जगत सिंह सेकंड मेवाड़ से, उमेश सिंह बूंदी से, दुर्जन साल कोटा से। माधो सिंह इसमें बगरू के युद्ध में जीत गया। बगरू जयपुर के पास में जगह है। माधो सिंह जीत गया। ईश्वर सिंह चूंकि हार गया था, माधो सिंह को 5 परगने ईश्वर सिंह ने 5 परगने दिए। उमेद सिंह बूंदी का राजा बन गया। उधर ईश्वर सिंह ने मराठों को युद्ध हर जाने देने से परेशान हो गया ईश्वर सिंह, और ईश्वर सिंह ने वो इस सरगासूली पे जाके आत्महत्या कर ली। अब अपन थोड़ा सा माधो सिंह के बारे में देख लेते हैं, चर्चा हुई है तो। 1750 से 1768 तक माधो सिंह का काल रहा। 1751 ईस्वी में जयपुर में मराठों का कत्लेआम करा दिया इन्होंने, मतलब मराठे आए, इसके बाद में मराठों ने कहा हम तेरे को सहयोग किए थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, 1781 में मराठों का जयपुर में कत्लेआम करा दिया। 1759 ईस्वी में काकोड टोंक में एक जगह है, वहाँ इन्होंने मराठों को हराया। फिर एक युद्ध हुआ भटवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ कि माधो सिंह के सामने थे शत्रुसाल, ये कोटा के थे। इनका कारण था रणथंभौर किले के लेकर युद्ध हुआ था 1761 में। शत्रुसाल जीत गया। कोटा का सेनापति उस टाइम जालिम सिंह झाला थे। अब हम बात करते हैं, माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करी। जयपुर में मोती डूंगरी महल बनवाया। चाकसू में शीतला माता का मंदिर इन्होंने बनाया। आज गलता जी के बारे में भी चर्चा थी, तो गलता जी जयपुर में है। दीवान करपराम द्वारा इस गलता जी की पहाड़ी, ऊपर पहाड़ी है, नीचे कुंड है, पहाड़ी पर एक सूर्य मंदिर बनाया करपराम जी द्वारा, चोटी पर सूर्य मंदिर बनाया हुआ है। गलता कुंड कभी सूखता नहीं है, गोमुख से पानी आता है, संत गालव की तपोभूमि है, मंकी वैली कहते हैं, बहुत सारे मंकी हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं, मंकियों के सरदारों की तरह मंकी रहते हैं, और दोनों ग्रुप में आपस में लड़ते रहते हैं। आप कभी गलता जी जाओ तो देखने को मिलेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में होने वाली है, और इसके लिए अभी सीएम साहब जापान व साउथ कोरिया का दौरा वो कर रहे हैं, ताकि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दे रखा है 2018 और 21 या 21 के में 2018 के मेंस में भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रश्न पूछा था, और आज के न्यूज़पेपर में दे रखा है। ये हिंदी भाषा साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, मतलब हिंदी भाषी लोगों ने ही इनको भारतेंदु की उपाधि दी। इन्होंने भारत दुर्दशा नाटक लिखा। 175 इन्होंने ग्रंथ बनाए। प्रबोधिनी कविता लिखी। स्वदेशी आंदोलन का पहला जनक इनको कहा जा सकता है। स्वदेशी और स्वदेशी भाषा के लिए इन्होंने बहुत काम किया। एक दुआ है, निज भाषा उन्नति अहे, उन्नति सबे को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसका दुआ का कहना है कि अपनी भाषा में ही सब कुछ आदमी काम कर सकता है, अपनी भाषा में सपन देख सकता है, अपनी भाषा में अच्छी कल्पना कर सकता है, अच्छी सृजनात्मकता होती है, और बिना निज भाषा ज्ञान के हृदय का सूल, हृदय का दुख कभी नहीं मिट सकता। अपनी भाषा में आदमी अपनी भावनाएं व्यक्त अच्छी तरीके से कर सकता है। पढ़ो लिखो कोई लाख, विधि भाषा बहुत प्रकार, पे जब कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। जो कुछ भी सोचो वो निज भाषा अनुसार सोचना पड़ता है, चाहे से आप पढ़ लो कितनी ही भाषा। ये अपन निबंध में भी डाल सकते हैं, भारतेंदु जी का नाम निबंध में डाल सकते हैं, हिंदी भाषा पर कभी निबंध आए तो। डीप फेक, विज्ञान की नई चुनौती। ये डीप फेक क्या होता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सामग्री होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नकली ऑडियो, कोई वीडियो या प्रमाणिक दिखने वाली छवियों में हेर फेर करके और ऐसे प्रतीत किया जाता है जैसे ये ओरिजिनल छवि हो, और आप उसमें तनिक भी डिफरेंस नहीं कर सकते, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। बिना टेक्नोलॉजी के तो आप बता नहीं सकते कि ये असली है या नकली है। इसको डीप फेक बोलते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री का सही होने का आभास लगता है। गलत कार्यों में उपयोग की संभावना होती है। किसी की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी का भी डीप फेक बना के उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकती है। इसके प्रयास, विनियमित करने के प्रयास क्या क्या है? कानूनी तौर पर डीप फेक की तो एक तो परिभाषा होनी चाहिए साफ और सटीक, और उसका वर्गीकरण होना चाहिए। भाई ये परिभाषा है, इसके अनुसार आप ऐसे करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी। डीप फेक को साझा करने वाले या निर्माता ऐप हेतु आयु संबंधी सत्यापन होना चाहिए, यूनिवर्सल, एडल्ट, ये सारे सत्यापन डीप फेक निर्माता या फिर साझा करने वालों का होना चाहिए। हानिकारक डीप फेक का पता लगाने और हटाने के लिए
AI आधारित सामग्री मॉडरेशन अनिवार्य किया जाना चाहिए। डीप फेक साझा करने पर प्रकटीकरण किया जाए, अनिवार्य कि प्रसारित सामग्री प्रमाणिक है कि नहीं है। भाई डीप फेक का कुछ भी आप साझा करो तो नीचे उसमें वो चेतावनी लिखी आती है सिगरेट पे, वैसे चेतावनी लिखी आनी चाहिए कि भाई साहब हमने डीप फेक से बनाई है, ये डीप फेक से मॉड्यूलेटेड सामग्री है। हानिकारक डीप फेक के निर्माता व साझा करने वालों को सजा दी जाए। कुछ नियामक बॉडी बनानी चाहिए ताकि डीप फेक पे वो काम करें। ऐप की ऑडिट बार बार समय समय पर होनी चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में अजमेर में बाढ़ के हालात बता रहे हैं। आना सागर झील अजमेर में है, जिसके निर्माता अर्नो राज है। 1136 से 1137 ईस्वी में ये बनी थी और नदी इसकी बांडी नदी का पानी इसमें आता है। आना सागर झील है, उसके बाहर 5 बारादरी बनी हुई है जो शाहजहां ने बनाई थी। वह एक दौलत बाग बना हुआ है जो सुभाष उद्यान जिसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपन फाय सागर की। फाय सागर भी अजमेर में ही है। इसका इंजीनियर फाय ने बनाया था 1891 में और 92 में ये बनी। बांडी नदी इसमें आके गिरती है। सेकंड अकाल राहत की झील है। पहली झील राजसमंद में है। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ये याद रखने की चीज़ है। टेलीग्राम के CEO भाई इन पे केस चल रहा था कि टेलीग्राम में कुछ आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, कुछ संगठन चल रहे हैं। तो पावेल डुरोव, ये रूस से हैं, पावेल डुरोव। अब है महाजन रेंज, ये बीकानेर में है। महाजन फायरिंग रेंज, यहाँ पे भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्ध अभ्यास होने वाला है। इसमें एक अमेरिका की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो यूक्रेन को दिया था अमेरिका ने, और USSR मतलब रूस के खिलाफ यूज हो चुका है। ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ये अमेरिका का है और ये संयुक्त युद्ध अभ्यास में देखने को अपने को मिलेगा। धन्यवाद।